Hello everyone, this is Doman Singh Thakur, and in this class we are going to start with our history section, in which we will be studying our first chapter, that is the rise of nationalism in Europe. So let's start the topic. So here you can see, in 1848, Frederic Soriot, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1848 में फ्रेडरिक सोरियू जो है, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, वो आने वाले फ्रांस का एक विजुअलाइजेशन करता है और 4 पेंटिंग्स बनाता है, जिसमें वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि आने वाला फ्रांस किस तरीके का होगा। तो इसके थ्रू ये कहना चाह रहा है कि द कमिंग सोसाइटी ऑफ फ्रांस विल बी अ डेमोक्रेटिक वन। उसमें डेमोक्रेसी होगी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? Democracy is that form of government in which the people have the authority to choose their governing legislation. मतलब कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें लोगों को अपना उम्मीदवार चुनने का हक होता है, अपना गवर्नमेंट चुनने का हक होता है। एंड ही इज़ ऑल्सो सेइंग दैट पर्टिकुलर सोसाइटी विल बी अ सोशल रिपब्लिक। वो जो सोसाइटी होगी वो एक सोशल रिपब्लिक होगी। इसका क्या मतलब है? सोशल रिपब्लिक इज़ दैट काइंड ऑफ सोसाइटी इन विच the people act according to the society, or whatever they do regarding their moral, the ethical laws, their behavior and their conduct, all should be acceptable to the society. तो जो भी वो सोचते हैं, जो भी उनकी नैतिक बातें हैं, उनके जो मोरल्स हैं, उनके बिहेवियर हैं, जैसा भी वो व्यवहार करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है सोसाइटी में एक्सेप्टेबल रहना चाहिए। तो एक ऐसे सोसाइटी का यहाँ पे वो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। Now moving on, the first print of the series shows the peoples of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. So, as shown in his first print, as you can see over here, so here you can see the people of Europe and America marching in a chain like structure, train like structure. तो ये ट्रेन फॉर्म में या एक चेन फॉर्म में ये एक के पीछे एक चल रहे हैं, और जैसे ये चल रहे हैं तो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से पास होके गुजर रहे हैं, और जब वो उससे पास होते हैं तो वो अपना होमेज उसको ऑफर करते हैं, मीन्स अपनी श्रद्धा भावना उसके सामने प्रकट कर रहे हैं। सो नाउ मूविंग ऑन, as you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the rights of man in the other. तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो आर्टिस्ट थे फ्रेंच रिवोल्यूशन के दौर पे, वो लिबर्टी को मीन्स आज़ादी को एक फीमेल फिगर से दर्शाते थे अपनी पेंटिंग्स में, अपने किसी भी आर्ट वर्क में वो आज़ादी को, लिबर्टी को फीमेल फिगर के तौर पे दर्शाते थे। सो हियर इन दिस पिक्चर ऑल्सो यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उसके एक हाथ में मशाल है एनलाइटनमेंट की। मतलब एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है? लोगों के दिमाग में या लोगों के अंदर जो अज्ञानता थी वो अज्ञानता बढ़ चुकी है। अब लोगों को सारी चीज़ें समझ में आती हैं, उनको सोसाइटी में क्या हो रहा है ये पता है, यानी अब लोग जागरूक हो गए हैं। तो ये टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट उसको सिम्बलाइज करता है। एंड इन द अदर हैंड शी इज़ बियरिंग अ चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, और दूसरे हाथ में उसके एक डॉक्यूमेंट है जिसको चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन कहा जाता है। ये क्या दर्शाता है? ये समाज में रहने वाले व्यक्तियों को क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए, वो सारी बातें उस चार्टर में लिखी हुई हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, तो हियर यू कैन सी द लिबर्टी, शी इज होल्डिंग ओवर हियर द चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन। तो ऐसे ये विजुअलाइज किए करते थे जो आर्टिस्ट है फ्रेंच रिवोल्यूशन के, वो लिबर्टी को ऐसे विजुअलाइज या डिपिक्ट किया करते थे। देन कमिंग बैक टू आवर ओन पिक्चर, हियर ऑल्सो यू कैन सी this is Statue of Liberty. Here she is holding that torch of enlightenment, and here is the Charter of Rights of Man. Okay, so
On the earth, in the foreground of the image, lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions. तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, ये जो गार्बेज जैसा यहाँ पे पड़ा हुआ है, so this is the shattered remains of the symbol of absolutist institution. Shattered means जो बिखर चुका है, जो टूट चुका है. तो ये सिंबल्स हैं किस चीज़ के सिंबल हैं जो बिखर चुके हैं, टूट चुके हैं. तो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन. तो व्हाट आर दिस एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन? दिस एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस आर, absolutist here means a government or a system of rule that has no restraints on the power exercised. In history, the term refers to a form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive. तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या रूल जिसमें कोई रोक टोक नहीं होती है. किस चीज़ पे रोक टोक नहीं होती है? जो वो पावर एक्सरसाइज करते हैं, यानी लोगों के ऊपर वो जो पावर एक्सरसाइज करते हैं उसमें कोई भी रिस्ट्रेन नहीं होता, कोई रोक नहीं होती. तो हिस्ट्री में जो मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, यानी यहाँ पे राजा का रूल होता था, तो वहाँ पे ऐसा जो सिस्टम होता था वो सेंट्रलाइज्ड होता था, मिलिटराइज्ड होता था, प्लस रिप्रेसिव होता था, यानी ये लोगों को दबा के रखता था. तो ऐसे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के जो सिंबल्स हैं वो शटर्ड होके पड़े हुए हैं, यानी टूटे फूटे पड़े हुए हैं. इसका कहने का मतलब यानी वो क्या दर्शाना चाह रहा है कि मोनार्किकल गवर्नमेंट जो है अब इसका राज चला गया है और अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक टाइप की गवर्नमेंट आएगी. तो इस चीज़ को वो यहाँ पे डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा है. नाउ इन सॉरियूस यूटोपियन विजन, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट nations identified through their flags and national costume. तो अभी जो हमने पिक्चर देखा इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें सॉरियू जो है एक यूटोपियन विजन की बात कर रहा है. इस एक्चुअली में यूटोपियन विजन होता क्या है? अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट. एक ऐसी सोसाइटी जो इतनी आदर्शपूर्ण है कि वो एक्चुअली हो ही नहीं सकती, तो उसको यूटोपियन सोसाइटी कहा जाता है. मीन्स परफेक्ट इन ऑल फॉर्म. ऐसी एक सोसाइटी वो विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा है. तो यहाँ पे वो क्या शो करने की कोशिश कर रहा है? जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे सॉरियू ने अलग अलग नेशन को एक ग्रुप में बांट दिया है. द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन. यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को अलग अलग नेशन में उसने बांट दिया है और उनकी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे उनकी आइडेंटिफिकेशन उनके फ्लैग्स हैं और उनके कॉस्ट्यूम्स हैं. तो हर एक व्यक्ति और हर एक जो नेशन है वो अपने नेशन के फ्लैग से और वहाँ के कॉस्ट्यूम से यहाँ पे पहचाना जा रहा है. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक नेशन के पीछे दूसरा नेशन जो है उसको फॉलो कर रहा है. सो दिस हैज़ बीन डिपिक्टेड in this. Okay, now as we have already seen what is utopian, a vision of a society that is so ideal that it is unlikely to actually exist. एक ऐसी सोसाइटी जो इतनी परफेक्ट है जो एक्चुअल सेंस में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती. Now moving on, leading the procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time were already nation states. अब यहाँ पे क्या दर्शाने की कोशिश या बताने की कोशिश की जा रही है कि जो ये प्रोसेशन चल रहा है, ये जो काफिला चल रहा है, इसमें जो लीड कर रहा है वो है यूनाइटेड स्टेट और स्विट्ज़रलैंड, जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पास कर चुका है. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पास कर चुका है, इसका मतलब क्या है? यानी वे पास्ट उसके जा चुका है. तो इसका यहाँ पे क्या दर्शाना चाह रहा है ये कि उनको आज़ादी मिल गई है और अब वो एक कॉलोनी ना होके एक नेशन बन चुका है, एक नेशन स्टेट बन चुका है, यानी एक कंट्री बन गया है. तो इसमें यूनाइटेड स्टेट और स्विट्ज़रलैंड, जिसको अभी इस पर्टिकुलर टाइम में जब ये चीज़ बनी हुई थी तब उनको आज़ादी मिल चुकी थी या फिर वो एक इंडिपेंडेंट नेशन थे, इस कारण उनको यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने रखा गया है. लेकिन जो पीछे आ रहे हैं, दे आर येट टू बी अ नेशन. उनको अभी भी नेशन स्टेट बनने में टाइम लगेगा.
क्योंकि वो एक यूनाइटेड नेशन अभी बने नहीं है। तो यूनाइटेड स्टेट और स्विट्ज़रलैंड ये अभी तक नेशन स्टेट बन चुके हैं, लेकिन बाकी जो कंट्री इनको फॉलो कर रही है वो अभी उस प्रोसेस से होके गुजरेंगे। नाउ मूविंग ऑन, France, identifiable by the revolutionary tricolor, has just reached the statue। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे फ्रांस जो ये ट्राई कलर से आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये जस्ट पहुंचा है अभी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास, यानी अभी ये आज़ाद होने की कगार पे है या एक नेशन स्टेट बनने की कगार पे है। आज़ादी किससे? तो जो मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी जो राजा का राज यहाँ पे चल रहा है, उससे आज़ादी की बात हो रही है यहाँ पे। Then she is followed by the people of Germany bearing the black, red and gold flag। तो आप देख पा रहे हो ये जो है पीपल ऑफ जर्मनी इनको फॉलो कर रहे हैं, यानी जस्ट इन्हीं के नक्शे कदम में या इन्हीं के पीछे पीछे सेम पर्सपेक्टिव सेम विजन लेके ये भी उनको फॉलो अप कर रहे हैं। नाउ इंटरेस्टिंगली, at the time when Soryu created this image, the German peoples did not yet exist as a united nation। तो जब सॉर्यू ने ये पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन बनाया तो उस समय जर्मनी एक यूनाइटेड नेशन की तरह डेवलप नहीं हुआ था, यानी वो बहुत सारे प्रोविंसेस में बटा हुआ था। देन द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो फ्लैग वो लेके चल रहे हैं वो उनके लिबरल होप को शो करता है। लिबरल होप को शो करता है, इसका मतलब क्या है कि दे आर एक्चुअली विलिंग टू एक्सेप्ट और दे आर ओपन टू न्यू आइडियाज। दे आर एक्चुअली ओपन टू न्यू आइडियाज, और जो वो न्यू आइडियाज है, जो उनकी न्यू आशाएं हैं, नई आशाएं हैं, तो जो 1848 के आसपास इनके साथ जो हो रहा है, तो वो नई आशाएं क्या हैं कि वो जितने भी जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज़ हैं, मीन्स प्रोविंसेस हैं, उनको वो एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट करना चाह रही है और उनको एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लाना चाह रही है। तो ये आशाएं हैं जर्मन पीपल्स के, जो कि अभी बहुत सारी प्रिंसिपैलिटीज़ में बटे हुए हैं। नाउ फॉलोइंग द जर्मन पीपल वर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ द टू सिसलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। तो जर्मन के पीछे ऑस्ट्रियंस हैं, ऑस्ट्रियंस के पीछे सिसली के लोग हैं, लोम्बार्डी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, हंगरी है, रशिया है। ये सारी जगहों में अभी क्या चल रहा है, यहाँ पे मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी देयर इज अ रूल ऑफ अ किंग। तो वो ये सब रूल को, मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हटा के या तो उसको सोशलिस्ट बनाना चाह रहे हैं, या रिपब्लिक बनाना चाह रहे हैं, या कम्युनिस्ट वे में जाना चाह रहे हैं। नाउ फ्रॉम द हेवंस अबव क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन्स। अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो उस पिक्चर में दिखाया गया है कि ऊपर आसमान से, हेवन से यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि क्राइस्ट और सेंट्स और एंजल्स जो हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेशन को देख रहे हैं। तो ये क्या दर्शाने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये सारे के सारे लोग क्रिश्चियन समुदाय से आते थे, तो इस कारण यहाँ पे इसका यूज़ फ्रेटर्निटी को, यानी भाईचारे को दर्शाने के लिए किया गया है। तो दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो भाईचारे को दर्शाने के लिए उसका वहाँ पे यूज़ किया गया है। नाउ मूविंग ऑन, इन दिस चैप्टर वी विल बी डीलिंग विथ मैनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सॉर्यू इन द फिगर। तो इस चैप्टर में जब हम और आगे बढ़ेंगे तो और भी जो इश्यूज जो विजुअलाइज किया है सॉर्यू ने, वो कैसे अचीव होता है फ्रांस में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Then, during the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping change in the political and mental world of Europe। तो 19th century में नेशनलाइजेशन जो है वो एक बहुत ही बड़ा बल के रूप में उभरा और इसने बहुत सारे पॉलिटिकल राजनीतिक चेंज लेके आए और लोगों के विचार में भी ये बहुत सारी चेंजेस लेके आए। तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे कि अलग अलग कंट्रीज़ में इसका अलग अलग इम्पैक्ट कैसे पड़ता है और एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर इसका क्या प्रभाव डालता है। नाउ द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंज वाज द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। तो इसका आखिरी
जो रिजल्ट आएगा या कंक्लूजन आएगा वो क्या आएगा कि एक नेशन स्टेट बन के आएगा, यानी सिंगल नेशन सिंगल कंट्री बन के निकलेगी। तो अभी के डेट में क्या है, जब इनके साथ उस टाइम क्या था कि वो मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर थे, यानी अलग अलग छोटे छोटे जगहों में कोई छोटी छोटी डायनेस्टी जो है रूल करती थी। तो ऐसे में यूरोप बटा हुआ था। देन द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज्ड sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, किस कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है या प्रैक्टिस की बात की जा रही है कि एक मॉडर्न स्टेट वो विजुअलाइज कर रहे हैं जिसमें सेंट्रलाइज्ड पावर होगा। जैसे आज हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो एक सेंट्रलाइज्ड पावर है और उसके पास सॉवरेन कंट्रोल है, मीन्स दे आर हैविंग द एक्सक्लूसिव पावर टू गवर्न ओवर द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, अब इसको आप इमेजिन करके देखिए कि ये सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं होता और हर एक अलग अलग स्टेट के पास अपना ऑटोनॉमस पावर होता, तो क्या हम आपस में साथ में एक साथ रह सकते एज अ यूनिफाइड कंट्री? नो, दैट विल बी नॉट पॉसिबल। तो वो नहीं हो पाता। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है कि दे वर हैविंग अ कॉन्सेप्ट एंड दे वांटेड टू प्रैक्टिस और हैव अ काइंड ऑफ मॉडर्न स्टेट इन विच देयर वाज सेंट्रलाइज पावर, जहाँ पे सेंट्रलाइज पावर होता और सोवरेन कंट्रोल होता, यानी उसके पास एक्सक्लूसिव कंट्रोल होता। देन एक डिफाइंड टेरिटरी होता कि यहाँ से यहाँ तक जो ये आपका कंट्री है। एंड डेवलपिंग, तो ये जो सोच है ये बहुत समय पहले से यूरोप के वासियों के मन में थी। देन but a nation state was one in which the majority of its citizen and not only its ruler came to develop a sense of common identity and shared history or descent। लेकिन ये जो चीज़ है, जो ये मॉडर्न स्टेट की बात कर रहे हैं, तो ये एक नेशन स्टेट एक्चुअली में बनता कैसे है? एक नेशन स्टेट बनाने के लिए जो उसके मेजॉरिटी ऑफ द जो सिटीजन्स है और जो उसका रूलर है, जो उसको एक्चुअली में गवर्न करने वाला है, उनके अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी होना चाहिए, शेयर्ड हिस्ट्री होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि हम एक राष्ट्र की तरह कैसे रह सकते हैं, या नेशनलिज्म की फीलिंग हमारे अंदर कैसे आएगी, एक राष्ट्र की भावना हमारे अंदर कैसे आएगी, जब तक हमारे अंदर कॉमन आइडेंटिटी नहीं है। जैसे आज की डेट में अगर हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं, तो वी ऑल आर इंडियंस, तो वो क्या है, वो कॉमन आइडेंटिटी को शो कर रहा है। एंड वी आर हैविंग अ कॉमन हिस्ट्री, जहाँ पे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने जो अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो वी आर हैविंग अ शेयर्ड हिस्ट्री, यानी फ्रीडम फाइटर मेरे लिए भी वही हैं और आपके लिए भी वही हैं। तो हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारी हिस्ट्री सेम है। एंड वी आर हैविंग द सेम डिसेंडेंट, यानी हमारे जो पूर्वज है वो एक ही हैं, है ना। जैसे हिंदू जो हैं वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे हम मनु की संतानें हैं। वैसे ही मुस्लिम्स किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को अपना पूर्वज मानेंगे, क्रिश्चियंस का एक रूट होगा। तो इसमें क्या है, वी आर हैविंग अ शेयर्ड हिस्ट्री एंड अ कॉमन डिसेंडेंट। देन दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। तो ये जो कॉमननेस जिसकी बात हमने अभी की, जिसको हमने समझने की कोशिश की, ये पहले से लोगों के मन में ये भावनाएं नहीं थी। इट वॉज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल्स, थ्रू द एक्शंस ऑफ द लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। तो ये लोगों के मन में जगाया कैसे गया, तो जो स्ट्रगल लोगों ने किए ये सारी चीज़ों को पाने के लिए, एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पाने के लिए, सोशलिस्ट गवर्नमेंट पाने के लिए, तो इन्होंने जो जो स्ट्रगल किए और इसमें जो जो लीडर्स इन्वॉल्व थे, उन्होंने जो जो एक्शंस परफॉर्म किए और जो कॉमन पीपल इन्वॉल्व थे, ये सारे लोग जो मिल के इन्होंने जो एक एफर्ट दिया, कंबाइंड एफर्ट दिया, उसके कारण ये चीज़ पॉसिबल हो पाई कि ये आइडेंटिटी जो है हमने अचीव किया। आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं जिसमें हम नेशनलिज्म को पढ़ेंगे, उसमें ये चीज़ हम और क्लियरली पढ़ेंगे कि लोगों ने एक्चुअली किस बातों पे जोर दिया, या फिर किन चीज़ों का उपयोग करके या किसके हेल्प से ये कॉमन आइडेंटिटी लोगों के अंदर लाई गई या बनाई गई। देन this chapter will look at the diverse processes through which nation state and nationalism came into being in 19th century Europe। तो इस चैप्टर में हम और क्या देखने वाले हैं
जो डाइवर्स प्रोसेस है, जो बहुत सारे प्रोसेस इसके अंदर इन्वॉल्व हुए अलग अलग टाइप के, कि जिससे नेशन स्टेट बना या नेशनलिज्म की भावना आई 19th सेंचुरी में, उसको हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. देन वी आर हैविंग एक्चुअली quote or you can say a letter from a person, अर्नेस्ट रेनन. तो अर्नेस्ट रेनन अपने एक लेक्चर में एक बात कहते हैं, उसका एक हमारे पास यहाँ पे पीस अवेलेबल है जिसमें वो क्या कहते हैं. इन अ लेक्चर डिलीवर्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन in 1882, the French philosopher Ernest Renan, who was born in 1823 and died in 1892, outlined his understanding of what makes a nation. तो अपने एक लेक्चर में अर्नेस्ट रेनन जो है, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन में 1882 में दिया था. तो अर्नेस्ट रेनन कौन है? ये एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं. तो ये किस बात को यहाँ पे उठा रहे हैं या अपने लेक्चर में बताने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये नेशन की बात कर रहे हैं कि एक नेशन एक्चुअली में होता क्या है और कैसा होना चाहिए. तो अपने लेक्चर में इस चीज़ पे बल दे रहे हैं. तो देखते हैं इन्होंने क्या कहा. द लेक्चर वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड एज अ फेमस ऐसे एंटाइटल क्वेश्चन नेशन. ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड है जिसको क्वेश्चन पढ़ा जाता है फ्रेंच लैंग्वेज में. अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये क्वेस्ट सी UN पढ़ा जाता है, क्वेस्ट CUN. और अगर फ्रेंच में इसको पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन पढ़ा जाता है. तो इसका एक्चुअल मीनिंग है व्हाट इज. तो व्हाट इज अ नेशन. तो इन्होंने अपना जो लेक्चर दिया था तो उसमें इसका हेडिंग ये था कि व्हाट इज अ नेशन, कि नेशन क्या है, राष्ट्र क्या है. तो उसका डेफिनेशन ये यहाँ पे दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ. अपना परसेप्शन या अपनी फिलोसॉफी जो है ये यहाँ पे रख रहे हैं. In this essay, Renan criticizes the notion suggested by others that a nation is formed by a common language, race, religion or territory. तो इस ऐसे में रेनन क्या कर रहे हैं? क्रिटिसाइज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं या फिर आलोचना कर रहे हैं. नोशन मीन्स जो सोच है, लोगों की जो धारणा है. तो किस धारणा की यहाँ पे आलोचना कर रहे हैं? कि जो लोग सजेस्ट करते हैं कि एक नेशन जो है वो कॉमन लैंग्वेज से, रेस से यानी लोग किस संप्रदाय से आ रहे हैं, रिलीजन से या टेरिटरी से बनता है. तो इस बात को वो यहाँ पे नकार रहे हैं कि, या इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या इसकी आलोचना कर रहे हैं कि नेशन ऐसा नहीं बनता. तो नेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि लोगों के बीच में कॉमन लैंग्वेज हो, वो एक ही रेस से आते हों या एक ही रिलीजन से बिलोंग करते हो या एक ही टेरिटरी में रहते हो. तो इनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए एक नेशन के लिए? तो अ नेशन इज अ कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडीवर, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन. तो ये डेफिनेशन उन्होंने दिया है. क्या कहते हैं ये? अ नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडीवर्स, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन. कल्मिनेशन मीन्स जिसमें सारी चीज़ों को आपस में साथ में लाया गया है. तो किन चीज़ों को मिला के बना है नेशन? एंडीवर्स, प्रयास जो लोगों ने किए हैं, सेक्रीफाइस जो लोगों ने दिए हैं, जो श्रद्धा भावना उन्होंने अपने देश के प्रति रखी. तो ये तीनों चीज़ों को मिला के जो एक नेशन बनता है, इस बात को वो कहते हैं. नाउ अ हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन, ग्लोरी, दैट इज द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस अ नेशनल आइडिया. फिर दूसरी बात क्या कहते हैं कि एक नेशनल आइडिया या नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर कैसे आएगी? तो उनके पास एक हीरोइक पास्ट होना चाहिए. जैसे हमारे पास भगत सिंह है, भगत सिंह का एक हीरोइक पास्ट है. चंद्रशेखर आज़ाद का एक हीरोइक पास्ट है. देन ग्रेट मैन्स होने चाहिए उसको एक नेशन बनाने के लिए. जैसे हमारे पास महात्मा गांधी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उसकी एक ग्लोरी होनी चाहिए, यानी कुछ अचीवमेंट होना चाहिए उनका हिस्ट्री में. तो इसमें ग्लोरी की बात करेंगे तो हम यहाँ पे राजपूत रूलर्स की बात कर सकते हैं, मेवाड़ के रूलर्स की बात कर सकते हैं, रानी पद्मिनी की बात कर सकते हैं और राणा सांगा की बात कर सकते हैं. तो ये जो है ग्लोरी को रिप्रेजेंट करता है. तो ये क्या है? ये उनकी सामाजिक पूंजी है, सोशल कैपिटल है, जिसके ऊपर में एक नेशनल स्टेट या एक कंट्री का आइडिया जो है रखा जाता है. देन to have common glories in the past, to have a common will in the present, to have performed great deeds together, to wish to perform still more, these are the essential condition of being a people. तो एक
राष्ट्र के व्यक्ति होने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें एसेंशियल हैं। तो टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, तो ऐसी बातें जो पास्ट में हुई हैं जिसके ऊपर आप गर्व कर सकते हैं। टू हैव अ कॉमन विल इन द प्रेजेंट, तो अभी के समय में आपके पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि आप अपने राष्ट्र को आगे लेके जाएं। देन टू हैव परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर, एक साथ मिलके बहुत सारे आपने बड़े बड़े काम किए हों। जैसे कि आज के डेट में अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने बहुत सारे ऐसे लॉन्चेस किए हैं, और एक डेवलपिंग नेशन होने के बाद भी वो डेवलप्ड नेशन के कंपटीशन में उतरती है। तो ये क्या है, दिस आर द ग्रेट डीड्स विच वी हैव परफॉर्म टुगेदर। नाउ टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, और अभी भी हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि अभी हम और परफॉर्म करेंगे। ये असेंशियल कंडीशन रिक्वायर्ड है फॉर बीइंग अ पीपल ऑफ अ नेशन, ये कहते हैं अर्नेस्ट रेनन। Then a nation is therefore a large scale solidarity. Its existence is a daily plebiscite. A province, its inhabitants, if anyone has the right to be consulted, it is the inhabitant. तो क्या कह रहे हैं ये, एक राष्ट्र जो है, एक नेशन जो है, एक लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी है। सॉलिडेरिटी मीन्स एक ही है, यानी एक बड़े स्केल में किसी चीज़ को आप एक होने की बात कर रहे हैं, तो वो नेशन है। तो इट्स एग्जिस्टेंस इज अ डेली प्लेबिसिटे। प्लेबिसिटे मीन्स व्हाट? प्लेबिसिटे मीन्स plebiscite is a process in which a direct voting takes place from the people of a region, and they are either as asked to accept or reject a proposal. एक proposal, एक बात रखी जाती है और एक पर्टिकुलर रीजन के लोगों से पूछा जाता है कि आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लेबिसिटे। तो ये जो एग्जिस्टेंस है नेशन का, वो डेली प्लेबिसिटे में, यानी एक पर्टिकुलर जगह या टेरिटरी के लोगों से आप किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं, वेदर दे आर एग्रीइंग टू इट और नॉट। तो अ प्रोविंस इज इट्स इनहेबिटेंट, तो एक प्रोविंस बनता कैसे है? वहाँ रहने वाले लोगों से बनता है। वो वहाँ की टेरिटरी से नहीं बनता, वो वहाँ के रहने वाले लोगों से बनता है। तो अगर किसी के पास अधिकार है वहाँ पे कंसल्ट करने का, बातचीत करने का, या किसी चीज़ को सुलझाने का, तो वो वहाँ के रहने वाले लोगों को है। तो इस चीज़ को वो नेशन स्टेट होने के लिए कंपलसरी मानता है। नाउ एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज प्लेबिसिटे, that is a direct vote by which all people of a region are asked to accept or reject a proposal. Okay, then a nation never has any real interest in annexing or holding on to a country against its will. ये यहाँ पे उसने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर एक राष्ट्र है, एक नेशन जो है, उसकी सबसे बड़ा दायित्व क्या है कि वो किसी दूसरे राज्य को अनेक्स नहीं करेगा, हड़पेगा नहीं, या उसको अपने कंट्रोल में होल्ड करके नहीं रखेगा उसकी विल के अगेंस्ट में। तो जैसे हम अपनी बात लेंगे तो इंडिया को उसके विल के अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में एज अ कॉलोनी रखा हुआ था। तो अगर ये ऐसी चीज़ें होती हैं तो उस पर्टिकुलर राष्ट्र को नेशन नहीं कहा जा सकता। देन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नेशन इज़ अ गुड थिंग एंड अ नेसेसिटी इवन। तो एक राष्ट्र को होने की जो बात ये कह रहा है वो एक अच्छी बात है, और ये नेसेसिटी भी है समाज को सही तरीके से चलाने के लिए, क्योंकि जब एक ऐसा नेशन होगा जो दूसरे राष्ट्र पे कब्जा नहीं करेगा तो उस पर्टिकुलर सोसाइटी में सुख और शांति बनी रहेगी। नाउ देयर एग्जिस्टेंस इज अ गारंटी ऑफ लिबर्टी। देखिए वही बात यहाँ पे कही गई है कि अगर एक ऐसा राष्ट्र है तो इनका जो एग्जिस्टेंस है वो क्या गारंटी करता है? वो लिबर्टी की गारंटी करता है, मीन्स आज़ादी जो है लोगों को दिलाता है। देन विच वुड बी लॉस्ट इफ द वर्ल्ड हैड ओनली वन लॉ एंड ओनली वन मास्टर। और अगर ये पर्टिकुलर टाइप का नेशन हमारे पास नहीं होगा तो ये आज़ादी छीन ली जाएगी, जहाँ पे खाली एक नियम होगा और एक ही मास्टर होगा, और वो मास्टर सारी चीज़ों को अपनी तरीके से अपने अनुसार चलाने की कोशिश करेगा।